नमस्कार दोस्तों, क्विजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है आप लोग को दोस्तों, हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे 1 अगस्त का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर का जो आपकी क्वेश्चन बन सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भारत नौसेना का पहला स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक कौन सा है। तो ए आपका हो गया, आपका ऑप्शन हो गया ए आपको आईएनएस विशाखापट्टनम, दूसरा हो गया आईएनएस कावेरी, तीसरा हो गया आपको आईएनएस शीतल, और चौथा यानी डी हो गया आपका आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही ऑप्शन है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, अब आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इनको सबसे पहले 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था, यानी इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ये भारतीय नौसेना को सेवा में सबसे बड़े विध्वंसक विमान है। ठीक है, जो खास करके जो स्टील टेक्नोलॉजी बेस्ड सबसे बड़े जो किसमें भारतीय नौसेना ने जो सर्विसेज दे रहा है वो सबसे बड़ा आज तक का विध्वंसक डिस्ट्रॉयर जहाज़ों में एक है। ठीक है, यह एक प्रमुख जहाज है जो भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम श्रेणी में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, का ये पहला कौन सा सीरीज है? ये पहला सीरीज है। ते आपका एक कुछ आपका इंफॉर्मेशन था। ये आपका हो गया आईएनएस विशाखापट्टनम, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस पहल का नारा है। मतलब एक जो इनिशिएटिव लिया गया है, एक जो पहल लिया गया है, उसमें निम्नलिखित में किसका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का नारा है? तो ए में देख लेंगे उज्ज्वला स्कीम, बी हो गया आपका अटल पेंशन, तीसरा हो गया उल्लास इनिशिएटिव, और डी हो गया आपका मगल योजना। ये 3-4 आपको ऑप्शन दिया गया, इसमें करेक्ट सुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी उल्लास जो स्कीम स्टार्ट किया गया उसका जो नारा है दोस्तों नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखने के प्रयास करते हैं। ये रहे धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अब उल्लास दोस्तों का थोड़ा सा हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनका मेन उद्देश्य था उल्लास का शिक्षा और साक्षरता में क्या लाना था? क्रांति लाना था। इसलिए इनको हमने लॉन्च करने का प्रयास किया है। अब उल्लास का कभी कभी दोस्तों फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द लर्निंग सोसाइटी। कौन सा हो जाएगा? लर्निंग सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी का इसका हो गया फुल फॉर्म। कभी कभी आपका ये क्या करेगा, फुल फॉर्म पूछ लिया करेगा। तो इससे क्या होगा, जो खास करके रिवोल्यूशन आएगा किस में आएगा? सोसाइटी में, एक्रॉस कंट्री, इसके लिए ये तैयार किया गया था। ये ऐसा इकोसिस्टम, मतलब ऐसे परिस्थिति तंत्र या ऐसा इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा जो हर व्यक्तियों तक का, जो समाज के छोटे से छोटे बड़े से बड़े तबके के लोग हैं, उनको क्या बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा एवं उसको स्किल बेस्ड किस तरह से डेवलप किया जाए ताकि वो जीविका उपार्जन प्लस एक सशक्त नागरिक, एक सभ्य नागरिक, एक बेहतर नागरिक भारत के लिए बन पाए। अभी इसका क्वेश्चन यहां से बना था कि पहल का नारा था उल्लास का क्या था? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पहलू होता है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जब तक लोगों को बुनियादी शिक्षा नहीं मिलेगा दोस्तों, तब तक एक बेटर लाइफ नहीं बन पाए। इसको ऐसा समझते हैं। जैसे दोस्तों इसमें सबका, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। इसमें दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना होगा सबका विकास। सबका विकास में किसको विकास चाहिए? तो हो जाएगा सभी वर्गों का विकास। अब सभी वर्गों में कौन सा हो गया बाबू? कौन सा हो गया? एससी, एसटी, ओबीसी। अब इसी में हो जाएगा वंचित में कौन सा हो गया? वंचित एवं शोषित। वंचित शोषित में कौन कौन सा हो जाएगा? बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, महिलाएं हो जाएंगे, आदिवासी हो जाएगा। तो
तो इन सबको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उल्लास जैसे स्कीम जो है पहल है कहीं न कहीं एक बेहतर समन्वय के रूप में देखने का प्रयास किया जाता है। और सबसे बड़ी बात इस ऐप का या इस योजना का था क्या कि ऐप बेस्ड लॉन्च किया गया, एप्लीकेशन बेस्ड लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि एंड्रॉयड और iOS यूजर क्या करेगा, इसका क्या करेंगे, लाभ ले पाएंगे। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट बातें था। अब देखिए, अब जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि भारत में टोटल, भारत की मैं से बात कर रहा हूं तो टोटल लगभग 6000 मिलियन क्या है मोबाइल यूजर है। अब 6000 मिलियन मोबाइल यूजर है, ये मेरा कोई डाटा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो पूर्वा चंद्रा है उनका डेटा है कि आज भी भारत में लगभग 6000 मिलियन मोबाइल है। अब दो तरह के मोबाइल, कोई एक तो एंड्रॉयड बेस्ड यूज कर रहा होगा, ठीक है, और दूसरा iOS जिसको आईफोन कहते हैं। तो इससे जो कहीं न कहीं जो उल्लास योजना है दोस्तों, इससे कहीं न कहीं एक सार्थकता मिलने का एक प्रयास रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में, ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण का संरक्षक कौन है। भारत में जो फॉरेक्स रिजर्व जो है आपका, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का जो संरक्षक कौन सा है, कस्टोडियन कौन सा है, आपको ए बताना है। ए हो गया आपका आरबीआई, बी हो गया एसबीआई, सी हो गया आईडीएफसी एंड डी हो गया एचडीएफसी। तो आपको इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए आरबीआई। आरबीआई जो है भारत में किसी प्रकार का विदेशी मुद्रा होगा दोस्तों, उसको संरक्षक होगा, गार्जियन होगा या कस्टोडियन होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि भारत में जितने भी विदेशी मुद्रा का जो संरक्षक है, जो कौन सा है, आरबीआई है, कस्टोडियन है कौन सा, आरबीआई है। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार भी कहा जाता है, यह एक केंद्रीय बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा, तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा हो गया, तो आरबीआई हो गया, ठीक है, द्वारा क्या जा इसको क्या कर संरक्षित करता है, आरक्षित करता है, या इसको देखभाल करता है या रिजर्व करता है, ठीक है। अब इसमें विदेशी मुद्राएं कौन कौन से विदेशी मुद्राएं हो जाएगी, बॉन्ड हो जाएगी, ट्रेजरी बिल हो जाएगा, प्लस अन्य प्रकार की प्रतिभूतियां का मतलब हो गया दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया कुछ भी ऐसी कागजात, कुछ ही ऐसी चीजें जिससे मार्केट में उसका एक एसेट्स के रूप में डेवलपमेंट करे, उसे सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक अमेरिकी डॉलर में दर्शाता है और अभिव्यक्त करता है, जिससे एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब डॉलर हो गया दोस्तों, तो डॉलर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका सेम, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपका इंटरनेशनल डॉलर का एक अलग पहचान बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं इसमें अब क्या हो रहा है। भारत में जो विदेशी मुद्राएं शामिल है या रखा गया है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में जो विदेशी मुद्रा शामिल कौन कौन सा है, या विदेशी संपत्तियां हो जाएगी IFCA, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, अमेरिकी डॉलर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जापानी येन, सोना इसको बोलते हैं SDR, सोना हो गया। उसके बाद सोना अलग कर लीजिएगा, इसको गोल्ड हो गया। उसके बाद SDR मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, RTP रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। तो ये जो दोनों मुद्रा है दोस्तों IMF के, ठीक है, मगर इंडिया द्वारा RBI द्वारा इसको क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में इसको हम लोग आज के डेट में संलग्न करते हैं या रखते हैं, ताकि हम लोग जो भी फॉरेक्स जो फॉरेन से ट्रेड हो तो रुपीज में तो होगा नहीं दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इस रूप में, या फिर डॉलर के रूप में हम लोग जब किसी को देते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, उसके बदले मेरे कुछ सामान या कुछ तेल वगैरह जो भी चीज़ हमको लेना XYZ हो, तो उसको हम लोग इसके बारे में एक्सचेंज करते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी संस्था जो ट्रांस एशिया रेलवे, ठीक है, TAR का नेटवर्क का नेतृत्व करती है। ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूजन बनेगा। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका वर्ल्ड बैंक, दूसरा हो गया WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, तीसरा हो गया आपका
CIMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एंड D हो गया आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये आपका एशियन ट्रांस रेलवे नेटवर्क या ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क दोनों एक कह सकते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा D। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र का एक पहल है, ये इसका नेतृत्व करती है ताकि जो भी संस्थागत डेवलपमेंट हो, कोई देशों के बुनियादी डेवलपमेंट हो, उसका विकास करने के लिए यूएन द्वारा समय समय पे जो संबंधित देश है, रिलेटेड देश है, उसको क्या करता है? फंडिंग करता है। तो ठीक है, चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पता है एशियाई बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक व्यापार, निवेश, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ये हो गया चट्टोग्राम ये बांग्लादेश में है, कॉक्स बाजार के बीच 102 किलोमीटर लंबी दोहरी गैरेज रेलवे का निर्माण करने के लिए बांग्लादेश को कितना हो गया? 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर को यूएनए द्वारा ऋण प्रदान किया गया। क्या भैया? ऐसा है, आप डेवलपमेंट करो, आप रोजगार जनरेट करो, लोगों का जीवन आसान करो, एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल करने के लिए करो। तो इसलिए यूएनए द्वारा क्या किया गया? इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू यूएनए द्वारा क्या किया गया? पैसे दिया गया ताकि वो बांग्लादेश का जो चट्टोग्राम कॉक्स बाजार रेलवे ट्रांस एशियन रेलवे जो TR जो डेवलपमेंट नेटवर्क का हिस्सा बने। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों और बाजारों को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए और एशिया तथा यूरोप के भी निर्बाध रेल संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है। देखो दोस्तों, जैसा कि पता है कि आज ग्लोबल विलेज बन चुका है लोग, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जुड़ना बेहद जरूरी, ताकि एक बेहतर सुगमता, एक अच्छी तरह एक लाइफ स्टाइल, लोगों में एक अच्छा वातावरण क्रिएट हो। इस जरूरी कार्य के लिए समय समय वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया या एशियन बैंक, जो भी संस्थागत इंस्टीट्यूशन है, उसको सभी को मुख्य धारा में जोड़ने का क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जो अक्सर खबरों में नजर आने वाली गाडगिल या कस्तूरी रंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? ठीक है, MSP या एग्रीकल्चर रिफॉर्म, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म या इलेक्टोरल रिफॉर्म या वेस्टर्न घाट, IJESA। ठीक है, इसके अंतर किसके, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा वेस्टर्न घाट के इकोलॉजी सेंसिटिव जोन के बारे में इसको गाडगिल और कस्तूरी रंजन कमेटी बनाया गया था, क्योंकि जो अनलीगल माइनिंग हो रहा था, इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको रोक लगाने के लिए, ताकि वहाँ का जो मूल निवासी है या उस तरह जो नेचुरल इको सेंसिटिव जोन है या पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का ज़्यादा ह्रास ना हो, इसके लिए सरकार का रिकमेंडेशन दिया गया था। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो दोनों जो खास करके गाडगिल और जो कस्तूरी रंजन है, दोनों क्या वेस्टर्न घाट के पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय 2010 में प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में वेस्टर्न घाट परिस्थिति विशेष पैनल, जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, वहाँ लोकल जो स्पीसी को बचाने के लिए 2010 में एक कमेटी गठित की गई थी। ये किस लिए गठित किया गया? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो भी पारिस्थितिक तंत्र हैं, सेंसिटिव जोन है, उसको क्या करना? अधिसूचित करना, संरक्षित करना। वेस्टर्न घाट में जो भी चीज़ें हो रही है, जो अनलीगल काम हो रही हैं, उसको रोकने का प्रयास करने का प्रयास किया गया, ताकि वहाँ जो भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है उसको एक बेहतर वातावरण तैयार करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर ही था दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।